नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के चौड़ी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज के ऊपर चर्चा करते हैं। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स वैलिडिटी ऑफ यूपी मदरसा एक्ट, ऑल्सो कंफर्म स्टेट्स रेगुलेटरी पावर्स। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, सिवाय इसके प्रावधानों के जो बोर्ड को फाजिल और कामिल, ये 2 टर्म हैं, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, जैसी उच्च डिग्री प्रदान करने की अनुमति देते हैं। देखिए, फाजिल और कामिल को इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएशन यानी यूजी और पीजी के इक्विवेलेंट माना जाता है और इनको असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों इसलिए करार दिया है कि ये यूजीसी एक्ट 1956 के प्रावधानों के विपरीत है, उनका उल्लंघन करते हैं। उसकी चर्चा कर लेते हैं। कोर्ट ने कहा कि हायर डिग्री यानी उच्च डिग्री प्रदान करना गैर कानूनी है क्योंकि यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरीत है। अब इसकी चर्चा हम लोग डिटेल में कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का 22 मार्च 2024 का फैसला खारिज कर दिया है, जिसमें हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक ठहराया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि यह कानून सेक्युलरिज्म यानी पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत और समानता व शिक्षा के अधिकार के विरुद्ध है। हाई कोर्ट ने मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को नियमित स्कूल में ट्रांसफर करने का भी ऑर्डर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर शुरुआती सुनवाई में ही हाई कोर्ट के ऑर्डर पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसमें मदरसों में पढ़ाई जारी रही थी। उत्तर प्रदेश में 2004 में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, उस दौरान प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट पारित किया था। मदरसा शिक्षा पर यह अहम फैसला प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पाड़ीवाला और जस्टिस मनोज कुमार मिश्रा की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिक्षा के अधिकार कानून और यह अधिकार देने वाले संविधान के आर्टिकल 21A यानी अनुच्छेद 21A को धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों के साथ मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए, जिनमें उन्हें अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने, उनका प्रशासन करने का अधिकार है। मदरसा एक्ट को संवैधानिक ठहराते हुए कहा कि राज्य की विधायिका ऐसा कानून बनाने में सक्षम है और उसे संविधान की तीसरी सूची की 25वीं एंट्री में ऐसा करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में दी गई इस बात को खारिज कर दिया कि पूरा मदरसा एक्ट सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि मदरसा एक्ट के सिर्फ वही प्रावधान गलत हैं जो हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा जैसे फाजिल और कामिल से संबंधित हैं। इन प्रावधानों को मदरसा एक्ट के बाकी प्रावधानों से अलग किया जा सकता है। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि राज्य को अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा के साथ शैक्षिक मानकों को संतुलित करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मदरसे अपने अल्पसंख्यक चरित्र को बनाए रखते हुए आवश्यक गुणवत्ता धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करे। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर और ये भी गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। State has no right to acquire every private property, asserts Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने मंगलवार को बहुमत के फैसले में कहा कि बहुमत का फैसला 7-2 का था। कहा कि प्राइवेट प्लेयर्स के स्वामित्व वाले हर संसाधन को सरकार द्वारा कॉमन गुड यानी मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी यानी समुदाय का भौतिक संसाधन नहीं माना जा सकता है। फैसले में राज्य द्वारा अक्वायर यानी अधिग्रहण की ऐसी शक्ति को खारिज कर दिया गया है और कहा गया है कि यह अतीत की एक विशेष रिजिड इकोनॉमिक डोगोमा यानी कठोर आर्थिक हठधर्मिता की याद दिलाता है। कोर्ट ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पहले ही सार्वजनिक निवेश के प्रभुत्व से सार्वजनिक और निजी निवेश के सह अस्तित्व में परिवर्तित हो चुकी है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने बहुमत के फैसले में कहा कि किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाले प्रत्येक संसाधन को केवल इसलिए समुदाय का भौतिक संसाधन नहीं माना जा सकता क्योंकि वह भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। किसी निजी स्वामित्व वाली संपत्ति को समुदाय के भौतिक संसाधन के योग्य मानने के लिए पहले उसे कुछ परीक्षणों को पूरा करना होगा। कोर्ट ने अनुच्छेद 39B की व्याख्या करते हुए कहा कि इसके अंतर्गत आने वाले संसाधन के विषय में जांच कुछ विशेष चीजों पर आधारित होनी चाहिए। इसमें संसाधनों की प्रकृति, विशेषताएं, समुदाय की भलाई पर संसाधन का प्रभाव जैसे कारक हो सकते हैं।
वर्ष 1977 में रंगनाथ रेड्डी बनाम कर्नाटक राज्य में न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर ने अपने असहमति वाले मत में इस व्याख्या को प्रस्तुत किया था। इस केस को याद रखिएगा और ये पूरा डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, न केवल प्रीलिम्स में बल्कि मेंस एग्जामिनेशन के लिए। इस पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 18 पर और ये इन्वायरमेंट सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इफ टार्डिग्रेड्स क्राउड सोर्सेज देयर रिमार्केबल जीन कैन ह्यूमंस। टार्डिग्रेड्स एक एंशिएंट स्पीसीज है, सबसे पहले ज्ञात जीवाश्म लगभग 90 मिलियन वर्ष पहले क्रेटेशियस काल के हैं। मॉलिक्यूलर डेटिंग से पता चलता है कि वे कम से कम 600 मिलियन वर्ष पहले उनका उद्भव हुआ था। टार्डिग्रेड्स क्रिप्टोबायोसिस को प्रेरित कर सकते हैं और सस्पेंडेड एनिमेशन में रह सकते हैं। यह उन्हें सूखापन, विकिरण और ठंड को सहन करने की अनुमति देता है और शोधकर्ता अन्य सूक्ष्म जीवों में टार्डिग्रेड्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्रावी, प्रचुर उष्म घुलनशील प्रोटीन को संश्लेषित करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि सूखने के प्रति सहनशीलता बढ़ाई जा सके। इस रिसर्च के चिकित्सा एवं अंतरिक्ष अन्वेषण के निहितार्थ हैं। जब टार्डिग्रेड्स को मनुष्यों के लिए घातक सीमा से 1000 गुना अधिक गामा रेज के संपर्क में लाया गया तो रिएक्शन में हजारों जीन अपग्रेड हो गए। रेडिएशन रेजिस्टेंट संभवतः हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर द्वारा प्राप्त जीन द्वारा मॉडिफाइड होता है। शोधकर्ता परिवहन और प्रशासन के दौरान सामना की जाने वाली कठोर परिस्थितियों में सेल आधारित उपचारों की रक्षा करने के तरीके खोज रहे हैं। टार्डिग्रेड्स में सेलुलर क्षति का विरोध करने के लिए अनुकूलित होते हैं और रोबस्ट बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए एक यूनिक ब्लूप्रिंट प्रदान करते हैं। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 2 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि चलो इंडिया ड्राइव फ्री वीजा फॉर फ्रेंड्स ऑफ डायस्पोरा एट वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट इन यूके। पर्यटन मंत्रालय लंदन में चल रहे वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट के मौके पर चलो इंडिया अभियान शुरू किया। चलो इंडिया भारत में अधिक विदेशी पर्यटकों को लाने के लिए अपनी तरह की पहली पहल है जिसमें सरकार प्रवासी सदस्यों के फ्रेंड्स यानी मित्रों को मुफ्त वीजा प्राप्त करने की अनुमति देगी। प्रत्येक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जिसको OCI बोलते हैं, OCI कार्ड धारक द्वारा विशेष पोर्टल पर नामित 5 विदेशी नागरिक निःशुल्क ई वीजा बिना शुल्क के जो प्रदान किया जाने वाला वीजा के लिए एलिजिबल होंगे। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 5 मिलियन OCI कार्ड धारक हैं, जबकि प्रत्येक OCI धारक अधिकतम 5 लोगों को नॉमिनेट यानी नामित कर सकता है। उक्त पहल के अंतर्गत दिए जाने वाले मुफ्त ई वीजा की कुल संख्या 1 लाख है। भारत में आने वाले पर्यटकों के लिए यूके तीसरा सबसे बड़ा सोर्स मार्केट है। लगभग 1.9 मिलियन के साथ यह सबसे बड़े भारतीय प्रवासियों में से एक है। OCI के कंसेप्ट को आप एक बार पॉलिटी की बुक में आके जाके रिवाइज कर लीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 15 पर और ये इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि हाउ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आर एडिंग टू GDP ग्रोथ बूस्टिंग रेलवे रेवेन्यूज। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स माल परिवहन के लिए विशिष्ट मार्ग हैं जो मालगाड़ियों के तेज आवागमन, डबल स्टैक कंटेनर ट्रेनों और भारी ढुलाई ट्रेनों के चलने के कारण उच्च परिवहन क्षमता प्रदान करते हैं। इससे मार्ग में आर्थिक केंद्रों पर स्थित इंडस्ट्री लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स के लिए सप्लाई चेन में सुधार होता है जिससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट यातायात में भी वृद्धि होती है। रेल मंत्रालय ने वर्ष 2006 में 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बिहार के सोननगर से पंजाब के साहनेवाल तक 1337 किलोमीटर लंबा और EDFC यानी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जिसको बोलते हैं ये, और WDFC यानी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल से उत्तर प्रदेश के दादरी तक 1506 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है। कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू किया था। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की आवश्यकता 2 कारणों से महसूस की गई थी। यह खंड रूट का केवल 16% है लेकिन रेलवे के लिए 52% से अधिक यात्री यातायात और 58% रेवेन्यू अर्निंग करने वाली माल ढुलाई का संचालन करता है। इंपॉर्टेंट न्यूज है, इस पर नजर बना के रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को PIB ने कवर किया था और डिफेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज 3rd एडिशन ऑफ महासागर से जुड़ी हुई है। भारतीय नौसेना द्वारा 5 नवंबर 2024 को उच्च स्तरीय आभासी बातचीत महासागर का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। बातचीत का विषय था IOR यानी इंडियन ओशन रीजन
में आम समुद्री सुरक्षा चुनौतियों को कम करने के लिए प्रशिक्षण सहयोग, जो हिंद महासागर क्षेत्र में आम समुद्री चुनौतियों के शमन की दिशा में प्रशिक्षण कॉरपोरेशन के लिए वर्तमान और आवश्यक अनिवार्यताओं पर प्रकाश डालता है। महासागर, जिसका अगर एक्रोनिम की बात करें, फुल फॉर्म की बात करें, तो इसका फुल फॉर्म है मैरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। हिंदी में अगर इसकी बात करें तो विशाल महासागर है जो क्षेत्र में सभी के लिए सक्रिय सुरक्षा और विकास के लिए समुद्री प्रमुखों के बीच उच्च स्तरीय आभासी बातचीत के लिए भारतीय नौसेना का प्रमुख अभियान है। भारतीय नौसेना द्वारा शुरू की गई यह पहल प्रत्येक वर्ष में आयोजित की जाती है, और वर्ष 2023 में अपनी स्थापना के बाद से इसमें भाग लेने वाले देशों के बीच व्यापक स्वीकृति मिली है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को PIB ने कवर किया था और ये स्पेस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो GS पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि भारत दिसंबर के पहले सप्ताह में यूरोपीय यूनियन के प्रोबा 3 स्पेस सैटेलाइट को प्रक्षेपित करेगा, जो अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते नेतृत्व में एक और मील का पत्थर साबित होगा। सोलर ऑब्जर्वेशन यानी सौर अवलोकन पर केंद्रित प्रोबा 3 मिशन अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण में भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच गहरी होती साझेदारी को दर्शाता है। प्रोबा 1 और प्रोबा 2 सैटेलाइट के लिए पहले के मिशनों के बाद यह यूरोपीय यूनियन के लिए भारत का तीसरा प्रक्षेपण होगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था और ये IR सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो GS पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि भारत और नाइजीरिया के बीच दूसरी रणनीतिक और आतंकवाद विरोधी वार्ता आज नई दिल्ली में संपन्न हो चुकी है। 2 दिवसीय वार्ता के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनके नाइजीरियाई समकक्ष नुहू रिबाडू ने आतंकवाद, उग्रवाद, कट्टरपंथ, साइबर स्पेस के माध्यम से उत्पन्न खतरों और चुनौतियों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय अपराध, हथियारों और नशीली दवाओं की तस्करी पर रणनीतिक भारत नाइजीरिया साझेदारी के ढांचे के भीतर गहन चर्चा की। दोनों पक्षों ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ अपनी लड़ाई को बढ़ाने के लिए सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की और अपने दृढ़ विश्वास को दोहराया कि किसी भी रूप या अभिव्यक्ति में आतंकवाद का कोई स्थान नहीं, कोई औचित्य नहीं हो सकता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। आज की लास्ट न्यूज है हम लोगों की। इसको ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था। IR सेक्शन की न्यूज है जो GS पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि जापान में दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह यानी फर्स्ट वुडन सैटेलाइट आज अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है, जिसका उद्देश्य यह साबित करना है कि लकड़ी अंतरिक्ष ग्रेड सामग्री है। सैटेलाइट लिंगोसैट 6 महीने तक पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला है। इसका नाम लिंगोसैट होगा। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार जापान में क्योटो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा डिजाइन किया गया है। लिंगोसैट होनोकी से बना है, जो एक प्रकार का मैग्नोलिया वृक्ष है जिसका उपयोग पारंपरिक रूप से तलवार के म्यान बनाने के लिए किया जाता है। जापानी शोधकर्ताओं ने ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 10 महीने का प्रयोग किया और पाया कि होनोकी अंतरिक्ष एप्लीकेशन के लिए सबसे उपयुक्त लकड़ी है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। साथियों, आज के चौड़ी को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइज हिंदी के साथ। धन्यवाद।